हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सौरभ त्रिपाठी। 17 जुलाई ही चलिए शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन शीट से। और पहला क्वेश्चन हमारा है, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है सान्या मल्होत्रा ने। सान्या मल्होत्रा को ये अवार्ड दिया गया था मिसेस फिल्म में कार्य करने के लिए, और ये बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड है। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल हर साल आयोजित की जाती है और भारत के सर्वश्रेष्ठ फिल्म को सम्मानित किया जाता है। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये जीता है अब्रोह सोम ने, यानी कि अमेरिकन इंडियन सिटीजनशिप है। स्क्रिप्स जो नेशनल बी चैंपियनशिप होता है, इसमें बेसिकली बच्चों के लिए आयोजित किया जाता है। ग्रीन नोबेल पुरस्कार, इसको प्लीज स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो जीता आलोक शुक्ला ने। आलोक शुक्ला को अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया। इन्होंने ट्री के कटने से बचाने के लिए दिशा में कार्य किया, ग्रास रूट लेवल यानी जमीनी स्तर पर कार्य किया है। कांस 2024 में ग्रैंड प्री पुरस्कार किसने जीता है? तो ये भारत की पहली फिल्म है जिसकी डायरेक्टर रही हैं पायल कपाड़िया, और उस फिल्म का नाम है ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट। पिक्चर का नाम यही है और इनको ये अवार्ड दिया गया है। कांस एक जगह फ्रांस में जो हर साल फिल्म फेस्टिवल आयोजित कराता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है। किस दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने अपना पहला विवाह समानता विधेयक पारित किया, यानी मैरिज इक्वलिटी बिल पारित किया है साउथ ईस्ट एशियन नेशन ने? तो यह है थाईलैंड। मैरिज इक्वलिटी बिल में सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया जाता है। जिमेक्स आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था योकोसुका। योकोसुका जापान में है और जिमेक्स का फुल फॉर्म है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, यानी कि समुद्री एक्सरसाइज है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 63 और इस रैंकिंग को टॉप किया है स्वीडन देश ने। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, यानी कि ये वो इंडेक्स है जो ये दिखाता है कि देश कितना आगे बढ़ चुके हैं फोसल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। हाल ही में किस देश ने FATF की ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया है? तो ये देश है तुर्की। तुर्की वेस्ट एशिया का देश है और FATF 2 लिस्ट जारी करता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट सबसे खतरनाक यानी सीवियर होती है, ग्रे लिस्ट थोड़ी सी ओके होती है। इन दोनों लिस्टों में जो देश आ जाते हैं वो एक तरह से उनका नाम निगेटिव लाइमलाइट में जाता है, क्योंकि ये देश मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के अक्यूज्ड हो जाते हैं कि ये देश पैसे को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि IMF या वर्ल्ड बैंक हो गई, वो इन देशों को फंडिंग नहीं देती है, बाकी देश इसमें इन्वेस्टमेंट करना कम कर देते हैं। FATF के नए प्रेसिडेंट जो बने हैं वो 1 जुलाई से कार्यभार संभालेंगे और उनका नाम है एलिसा डे एंड्रे मेड्राजो। ये मैक्सिको के हैं और इसके साथ साथ जान लें कि FATF का जो मुख्यालय है वो पेरिस शहर में है, फ्रांस में है। माउंट एवरेस्ट पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 29 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये है कामी रीता शेर्पा। ये नेपाल के हैं, इनकी उम्र 50 साल से भी ज्यादा है। शेर्पा उनको कहते हैं जो टूरिस्ट गाइड यानी कि माउंटेन में गाइड की तरह काम करते हैं। ये विभिन्न लोगों को पहाड़ों पे ले जाते हैं, तो उन्होंने 29 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसरो ने गगनयान के लिए चालक दल यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे उनके सहयोग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर ऐप डेवलप किया है? तो बेसिकली एक इंटरफेस सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है सखी। सखी को हम आइडेंटिफाई करेंगे अंग्रेजी शब्दों से SAKHI, और ये बेसिकली एक डैशबोर्ड की तरह होगा, एक पोर्टल की तरह होगा जो अंतरिक्ष यात्रियों की हेल्थ के बारे में, विभिन्न प्रकार के करंट स्टेटस शिप के बारे में और भी जानकारियां लगातार मुहैया कराता रहेगा डिस्प्ले के फॉर्म में। तो ये रही करंट अफेयर्स की रिवीजन शीट। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा एनवायरमेंट से रिलेटेड है, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। क्या है? जल संरक्षण में 2024 का सर्वश्रेष्ठ NGO पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग के जो फाउंडर है वो स्पिरिचुअल गुरु श्री श्री रविशंकर हैं। इन्होंने सोशल वेलबींग की दिशा में बहुत सारे कार्य किए हैं और इनके NGO ने जल संरक्षण यानी कि वाटर कंजर्वेशन की दिशा में इनको यह अवार्ड दिया गया था। ग्लोबल CSR और ESG अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया था। CSR को मैं आपको आसान शब्दों में समझा दूं तो CSR का मतलब होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बड़ी बड़ी कंपनियां, कॉर्पोरेट्स, मल्टीनेशनल कंपनियां, यहां तक कि भारत के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जैसे IOCL हो गई, BPCL हो गई, तो ये कुछ फंड अपने कंपनी से निकाल करके, पैसा निकाल करके सामाजिक कल्याण की दिशा में कार्य करते हैं। ट्राइबल एरिया में बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं के उत्थान की दिशा में कार्य करते हैं और एनवायरनमेंट की दिशा में कार्य करते हैं। महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट यानी कि वाटर स्कैर्सिटी से निपटने के लिए, वाटर क्राइसिस से निपटने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग को जलतारा पहल के लिए दिया गया। जलतारा मैं आपको आसान शब्दों में समझाता हूं, इससे आपके कई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा ग्राउंड हो गया। सपोज करिए आपका ट्री है और यहाँ पे हमने ट्यूबवेल रखा है और ये हमारा आ गया वाटर टेबल यानी कि जल स्तर। हर जगह का अपना एक वाटर टेबल होता है। जब इस वाटर टेबल से हम ट्यूबवेल से पानी निकालेंगे, खेतों की सिंचाई करेंगे तो पानी यहाँ पे कम हो जाएगा। क्लियर है? जब बारिश होगी तो पानी जमीन पे गिरेगा और ज्यादातर केसेस में पानी बह के कहीं और चला जाता है और यहाँ पे ये ग्राउंड टेबल यानी वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो पाती है। इसके लिए इन्होंने एक इनोवेटिव पहल लॉन्च की। उसमें एक खास मेजरमेंट को देखते हुए इन्होंने 6 फुट के गहरे गड्ढे खोदे और इस गड्ढों में जब बारिश होगी तो पानी का संरक्षण हो जाएगा
और ये पानी बारिश के बाद बह न करके इन गड्ढों में एकत्रित हो जाएगा। उसके बाद ये ट्रिकल डाउन यानी बूंद बूंद करके ये वाटर टेबल को फिर से रिचार्ज कर देगा और इस प्रकार से पानी का स्तर बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओलंपिक की स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा सऊदी अरेबिया। इसमें इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने सऊदी अरेबिया को ई स्पोर्ट्स गेम ऑर्गेनाइज करने के लिए हरी झंडी दे दी गई है और 2025 का ये इनॉग्रल सेशन होगा, यानी कि पहली बार विश्व में ई स्पोर्ट्स गेम हो रहे हैं। ई स्पोर्ट्स गेम बेसिकली वीडियो गेम्स होते हैं या फिर वर्चुअल गेम्स होते हैं, लेकिन इसमें फील्ड में नहीं जाना होगा, तो इस प्रकार से इसकी मेजबानी करेगा। 2024 जो ओलंपिक हो रहा है वो पेरिस में हो रहा है और भारत की तरफ से गगन नारंग बने हैं सीडीएम यानी कि शेफ डी मिशन। किसी भी देश का सीडीएम ये सुनिश्चित करता है कि उसके खिलाड़ी यानी कि ओलंपिक के जितने कंटीजेंट हैं वो सही से ठहरने की व्यवस्था प्राप्त कर सके, रजिस्ट्रेशन कर सके नए वेन्यू में। बहुत सारी औपचारिक चीजों को वो खुद देखता है, सीडीएम देखता है। इसमें पहले मैरी कॉम थी, अब गगन नारंग हो गए, इसको याद रखिएगा। प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स की बात करें तो बहुत सारी कंपनियां, मैं कुछ के नाम लिख दे रहा हूं। एक तो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक हो गई अडानी ग्रुप, एक हो गई रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक हो गई आदित्य बिरला ग्रुप की है। और इसमें जो बैंकिंग पार्टनर बने हैं वो है यस बैंक। एक बात और बताना चाहूंगा कि 2028 का जो ओलंपिक्स होगा वो एलए में होगा, यानी कि लॉस एंजल्स में होगा, ये अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स में है। और क्रिकेट इसमें पहली बार इस खेल का हिस्सा बनेगा, इसके पहले क्रिकेट ओलंपिक्स में नहीं था। अगला क्वेश्चन हमारा स्पेस को लेकर है, अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ था ब्यूसान शहर में। ब्यूसान है साउथ कोरिया का एक शहर है, जैसे कि हमारे यहाँ मुंबई एक तटीय शहर है जो कि बहुत ही डेवलप्ड है, उसी प्रकार से ब्यूसान वहाँ का बहुत ही डेवलप शहर है। और यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस रिसर्च हुआ है, इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक आए हैं कि साउथ कोरिया की एक नई स्पेस एजेंसी है, उसका नाम रखा गया है कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। याद करने का बेहतरीन तरीका है नासा, क्योंकि उसी के तर्ज पे बनाया गया है। कोरिया के पास पहले स्पेस एजेंसी थी लेकिन उसने ये नई बनाई है। ये इसकी लीडरशिप होगी, जो एक यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है वो इसको लीड करेंगे, ना कि कोई पॉलिटिशियन। स्पेस से एक बात और याद रखें कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हाल ही में अरियान 6 रॉकेट को टेस्ट किया है और ये टेस्ट किया गया था फ्रेंच गुयाना नामक जगह से। फ्रेंच गुयाना फ्रांस की एक ओवरसीज डिपार्टमेंट है, यानी कि फ्रांस यानी यूरोप में नहीं है, ये बेसिकली साउथ अमेरिका में जगह है। अभी तक ये अरियान 5 रॉकेट को चला रहे थे, लेकिन ये 5 जो है अब पुराना हो चुका है, अरियान 6 में नई टेक्नोलॉजीज हैं और इसको लॉन्च किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने ही 0W चार्टर लॉन्च किया है। इसका मतलब मैं आसान शब्दों में समझाता हूं कि अर्थ के बाहर जो रॉकेट आखिरी स्टेज के होते हैं वो जाके वहीं अटक जाते हैं सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद, और स्पेस में घूमते रहते हैं एक कचड़े की तरह, क्योंकि अगर कोई नया सैटेलाइट लॉन्च करोगे तो उनसे टकरा जाएगी। स्पेस के कूड़े को कम किया जा सके जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को कोई खतरा वहां पे न हो। अगला क्वेश्चन हमारा स्पोर्ट्स रिलेटेड है। कोपा अमेरिका किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। कोपा अमेरिका इस साल पहले 48वां संस्करण था और इसका जो फुल फॉर्म है वो है कॉनमेबॉल। ये बेसिकली स्पेनिश नेम है क्योंकि साउथ अमेरिका में स्पेनिश बोली जाती है, लेकिन उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन ये है द साउथ अमेरिकन फुटबॉल कन्फेडरेशन कॉनमेबॉल। ये मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप थी और इसकी मेजबानी यानी कि इसका जो होस्ट था वो था यूनाइटेड स्टेट्स, विनर था अर्जेंटीना और रनर अप था यानी उप विजेता था कोलंबिया। टॉप स्कोरर रहे हैं लाउटारो मार्टिनेज, ये अर्जेंटीना के हैं, और सबसे बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है जेम्स रोड्रिगेज को, ये कोलंबिया के हैं। अंतरराष्ट्रीय सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप कहां ऑर्गेनाइज की गई थी? तो ये रशिया में ऑर्गेनाइज की गई थी। सैंड स्कल्पचर में भारत से सबसे सुप्रसिद्ध है, उनका नाम है सुदर्शन पटनायक, ये उड़ीसा के हैं बेसिकली, और पुरी बीच पे, जगन्नाथपुरी का जो शहर है वहीं पे बीच पे समुद्र किनारे एक सैंड स्कल्पचर बनाते हैं, यानी कि बालू से आकृतियां बनाते हैं। और 2014 में इनको पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था और उन्होंने भारत को रशिया में रिप्रेजेंट किया है और भारत के सुदर्शन पटनायक को गोल्डन सैंड मास्टर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेपाल के पीएम कौन बने हैं? मैं बताना चाहूंगा कि नेपाल के पीएम बने केपी शर्मा ओली, लेकिन यहाँ पे कोई आम चुनाव नहीं हुए थे, कोई जनरल इलेक्शन नहीं हुआ था। पुष्पा कमल दहाल जो पहले इसके पीएम थे, ये ट्रस्ट वोट हार चुके हैं और इसी के चलते इनकी सरकार गिर गई और केपी शर्मा ओली नए प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के। नेपाल से एक बात और याद रखें कि पोखरा यहाँ पे एक जगह है और पोखरा को उसने टूरिज्म कैपिटल घोषित किया है, यानी कि पर्यटक की राजधानी घोषित किया है। नेपाल में भारत की कंपनियां जैसे कि पीएसयू कंपनियां हो गई, ये बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाती है। उनमें से एक है सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, और ये अरुण 1, 2, 3 सीरीज के हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र यहाँ डेवलप करती है। तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में अरुण 3 को इसने डेवलप किया है, ये जल विद्युत परियोजना है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक किसने जीता है? इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर ली क्योंकि इसमें और भी चीजें आपको मिलने वाली है। तो ये जीता है सबीरा हैरिस ने। ये आयोजित किया गया था इटली के पोर्पेटो नामक शहर में। और आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2024 में भारत के भवतेक सिंह गिल, स्टार मार्क कर लीजिएगा, इनको सिल्वर पदक मिला है।
इन्होंने 52 शॉट लगाए हैं 60 में से, और जो टॉप पे रहे थे इस पूरे चैंपियनशिप पे वो थे बेंजामिन केलर, ये यूएस के थे। भारत की सबीरा हैरिस, ये भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये कांस्य पदक जीता है। तो भारत को 2 पदक मिले हैं, ब्रॉन्ज और सिल्वर मिले हैं। सिल्वर मिला है भक्तेश सिंह गिल को और ब्रॉन्ज मिला है सबीरा हैरिस को। समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है अभिलाष रावत को। अभिलाष रावत एक ऑयल टैंकर में उस समय प्रेजेंट थे और उस पर जब हमला किया गया था तो उन्होंने इसको बहुत बहादुरी से डील किया था। और एक बात और याद रखें कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का रेस्क्यू है, मुख्यालय है वो लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। हाल ही में एनजीटी ने किस राज्य में क्रोमियम भूजल प्रदूषण की जांच करने को कहा है? तो ये राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के जाजपुर जिले की सुकिंदा घाटी में ऐसा पाया गया है कि यहाँ पे क्रोमियम पॉल्यूशन हो चुका है वाटर में, और लोग अगर पिएंगे इससे तो बहुत खतरनाक बीमारियां होने की आशंका, जैसे कि कैंसर, रेस्पिरेटरी यानी श्वास संबंधी समस्याएं, लिवर डिजीज, ये सब आने की संभावना है। तो एनजीटी ने केंद्रीय भूजल बोर्ड यानी कि CGWB को उड़ीसा के जाजपुर जिले की सुगंधा घाटी में जांच करने को कहा है। एक बात याद रखेंगे कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT एक्ट 2010 के तहत ये कार्य में आया था, और ये एक तरह की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जो पूरे भारत में काम करती है। BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि। इसके पहले थे PK पुरवर, इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, अब रॉबर्ट जेरार्ड रवि हैं BSNL के CMD। RBI ने किसकी जन्म शताब्दी पर औपचारिक रूप से 100 रुपए का सिक्का जारी किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। तो यह है मुथुवल करुणानिधि। मुथुवल करुणानिधि एक पॉलिटिशियन थे, शॉर्ट शब्दों में आपको आसान शब्दों में बताएं, और इनको कलैग्नर के नाम से जाना जाता था क्योंकि ये बहुप्रतिभा के धनी थे। इन्होंने सिनेमा, नाट्य, पटकथा लेखन, इन सब चीजों में कार्य किया और इनको कलैग्नर की उपाधि दी गई। कलैग्नर का तमिल में शब्द होता है, उसका मतलब होता है कलाकार। ये तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका राजनीतिक कार्यकाल बहुत ही लंबा था और ये जाने जाते हैं तमिलनाडु के DMK पार्टी से एसोसिएशन के लिए। तमिलनाडु में 2 मुख्य पार्टियां काम करती हैं, एक हो गई AIDMK, AI में सिर्फ ऑल इंडिया लग जाता है, और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम जो कि इनका DMK का नाम है वो इस प्रकार से होता है। तो इनके जन्म शताब्दी यानी कि 100th बर्थ एनिवर्सरी पे 100 रुपए का एक सेरेमोनियल कॉइन यानी कि औपचारिक रूप से 100 रुपए का सिक्का जारी करेगा, जो एक सम्मान के रूप में होता है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा परिवर्तन का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन का ऋण किसने प्रदान किया है? तो यह वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने भारत को लोन इसलिए दिया गया है ताकि भारत क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांसमिशन कर सके, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम कर सके, ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन के लिए वो उपकरण ला सके। हमें हाइड्रोजन से प्राप्त होता है पानी से। हाइड्रोजन प्राप्त करने के 2 तरीके हैं, या तो हम डीजल, पेट्रोल इस तरह के संयंत्र से पानी से हाइड्रोजन का अलग करें, या हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का यूज करें, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत करें, जैसे कि हो गया डैम, हो गया सोलर एनर्जी हो गई, और उससे हाइड्रोजन प्राप्त करें। अगर नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करेंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगा। अगर हम डीजल, पेट्रोल से हाइड्रोजन निकालेंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन नहीं होगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त होने के बाद भी अगर उसको फ्यूल की तरह यूज करेंगे तो उसके इमिशंस कम होते हैं, इसीलिए उसको ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है पूरे विश्व स्टेज पे। खर्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में खर्ची पूजा बेसिकली 14 गॉड्स की पूजा को लेके है। ये लगभग सप्ताहों तो चलती है और हर साल मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा शिप को लेके है। हाल ही में भारत के सबसे बड़े गहरे पानी के ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह का पहला कार्गो शिपमेंट प्राप्त हुआ था, जिसका नाम है, पहले बंदरगाह को आपको नाम बताना है, शिप का नाम मैं बताऊंगा। तो बंदरगाह का नाम है विजिंजम पोर्ट है। ये पोर्ट बेसिकली केरल के तिरुवनंतपुरम में है, और इसका ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये मुंबई पोर्ट है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा बिजी है, यहाँ पे जगह नहीं है, और एक बड़ा कार्गो शिप आता है और उसको सामान अनलोड करना है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ये करेगा काम कि यहाँ पे एक छोटी छोटी मीडियम साइज की बोट्स होंगी, ये जाके सामान यहाँ पे अनलोड कर देगा। ये बेसिकली इंटरमीडिएट अनलोडिंग पॉइंट की तरह काम करता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। और ये शिप जो बड़ा वाला शिप है अनलोड करके चला जाएगा। छोटा वाला शिप सही समय से अपने टाइम को एडजस्ट करते हुए ये चीजें मुंबई के बड़े पोर्ट तक डिलीवर कर देगा। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बेसिकली एक इंटरमीडिएट पोर्ट होता है, और ये अभी ऑपरेशनल हुआ है, और पहला कार्गो शिप हमें रिसीव हुआ है चाइना से। और चाइना से जो शिप आया था उसका नाम था सैन फर्नांडो, और इसको हाल ही में विजिंजम पोर्ट में रिसीव किया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरुण बंसल। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन करंट अफेयर्स लाता रहूंगा, तो आप पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। आशा आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।